सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति तृतीयः अध्यायः चतुर्थः पादः कक्षा संख्या 94 को आज हम पढ़ेंगे। 94 को चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था समासत्तव, ठीक है। चलिएगा, अब इससे आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। प्रमाणे च, प्रमाणे सप्तमी व्यक्ति ही एकवचनांतम च अव्ययपदम। अनुवृत्ति सप्तम्याम तृतीयायाम अणमुल धातोः प्रत्ययः परश्च। इतने पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः प्रमाणे गम्यमाने तृतीया सप्तम्योरुपपदयोर धातोर्मुल प्रत्ययो भवति। सरल है। प्रमाणे गम्यमाने, प्रमाण का अर्थ है लंबाई, माने किसी की भी लंबाई गम्यमान में प्रतीत हो रही हो, ज्ञात हो रही हो, तो तृतीया अथवा सप्तम्यंत उपपद के रहते हुए धातु मात्र से, कोई किसी भी धातु से अणमुल प्रत्यय हो जाता है। उदाहरण दिया यहाँ पर, द्व्यंगुलोत्कर्षम खंडिकाम छिनत्ति। द्व्यंगुलो गुलेनानोत्कर्षम खंडिकाम छिनत्ति, ये तृतीया का हो गया। सप्तम्याम द्व्यंगुला उत्कर्षम द्व्यंगुलोत्कर्षम, ये समस्त पद हो गया है। और ये वास्तव में ऐसा है, द्व्यंगुले सप्तम्यंत पद है। संधि होने से ए को अय होकर के यकार का लोप हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, इसका अर्थ है द्व्यंगुलोत्कर्षम खंडिकाम छिनत्ति, दो दो अंगुल छोड़कर लकड़ी को काटता है, का ये अर्थ है। अब यहां पर ये जो लकड़ी है, उस लकड़ी के टुकड़ों की लंबाई का ज्ञान हो रहा है। अर्थात वो जो कोई टुकड़े बना रहा है काट काट करके, वो दो दो अंगुल के बना रहा है। प्रमाण गम्यमान हो रहा है। और तृतीयांत अथवा सप्तम्यंत उपपद में है द्व्यंगुल शब्द, ठीक है। उत्पूर्वक कृष धातु है, ठीक है, और अणमुल प्रत्यय हो गया, तो द्व्यंगुलोत्कर्षम। और यहाँ पर तृतीया प्रवृत्ति न्यतरस्याम से विकल्प करके समास हो जाएगा, जो पिछली कक्षाओं में हमने देखा, पिछली में। तो यहाँ पर द्व्यंगुल शब्द है, द्व्यंगुल तृतीयांत के रहते हुए द्व्यंगुल टा और उत पूर्वक कृष धातु है, और फिर उससे अणमुल प्रत्यय हो गया। अणमुल प्रत्यय होकर के गुण आदि हो जाएगा, और यहाँ पर बाद में समास हो जाएगा विकल्प से, जिस पक्ष में समास हो जाएगा। फिर ये उत का उ और अंगुल का ला का अ आदि गुणा मिलकर के वो हो जाएंगे। तो द्व्यंगुलोत्कर्षम और स्वादित्पत्ति है, अव्यय संज्ञा है, अव्यय से लुक हो जाएगा। जब समास नहीं होगा तो अलग अलग रहेगा, द्व्यंगुलेन उत्कर्षम, ठीक है, प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आद गुणा लग गया है, तो ये अलग है, पर समास नहीं हुआ। ऐसे ही सप्तम्यंत में द्व्यंगुले उत्कर्षम खंडिकाम छिनत्ति, अर्थ वही है,
दो दो अंगुल पर लकड़ी को काटता है अथवा दो दो अंगुल से लकड़ी को काटता है, बराबर ही अर्थ है। तो ये उदाहरण बन जाएंगे, ठीक है। तो ये बता दिया है, सिद्धियां पूर्वत हैं इसमें, और थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में आपको दिखा देता हूं यहाँ पर कैसे बना लीजिएगा आप, ये देख लीजिएगा। द्व्यंगुल टा अथवा गी कर लीजिएगा, कोई भी सप्तम में तृतीयांत सप्तम, उत्त पूरक कृष्ण धातु अणमुल प्रत्यय हो जाएगा। द्व्यंगुल प्लस उत्त, और यहाँ गुण हो गया पुगंत लघु पदस्य से, ठीक है। और अम है, और फिर यहाँ पर द्व्यंगुलोत्कर्षम यानी तृतीया प्रवृत्ति अन्यत्रस्याम से समास हुआ विकल्प से। तो समास होने के बाद में फिर यहाँ पर आधगुणा लग करके ये द्व्यंगुलोत्कर्षम और सु आ गया, उसका लोक हो गया, ऐसे ये द्व्यंगुलोत्कर्षम ये बन जाएगा, ठीक है। ये तृतीयांत का बन जाएगा और ये सप्तमांत का बन जाएगा। दोनों का स्वरूप एक जैसा रहेगा, इस पक्ष में नहीं होगा उस पक्ष में ऐसा बन जाएगा विकल्प से। द्व्यंगुलेन उत्कर्षम और द्व्यंगुलेत उत्कर्षम, ये तृतीयांत का, ये सप्तमांत का, अलग अलग दिखेगा, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका 52वां सूत्र। अपादाने परीप्सायाम, अपादाने सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, परीप्सायाम सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति अणमुल धातोः प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति है, ठीक है। अर्थ परीप्सा त्वरा, परीप्सा का अर्थ त्वरा माने शीघ्रता, जल्दी। तस्याम गम्यमानायाम अपादाने उपपदे धातोर अणमुल प्रत्ययो भवति, ठीक है। अणमुल प्रत्यय भवति माने शीघ्रता, यदि शीघ्रता गम्यमान हो रही हो तो अपादानवाची माने अपादान का अर्थ पंचम्यंत पद, अपादान कही है पंचम्यंत कही है, अपादान में पंचमी होती है। तो अपादान उपपद रहते हुए धातु से अणुमूल प्रत्यय हो जाता है। उदाहरण में शय्योत्थायम धावति, शय्याया उत्थायम धावति। इसका अर्थ है कि एकदम शय्या माने खाट से उठ करके ही दौड़ता है, एकदम कुछ नहीं देखता, खाट से उठता है तो दौड़ने लगता है। तो पंचम्यंत शय्या से, तो शय्याया और उत्पूर्वक स्था धातु है इसमें, ठीक है। तो शय्योत्थायम धावती अथवा, और ये समास हो गया तब का, ये समास नहीं हुआ है तो अलग अलग रहेगा। ये पंचम्यंत में विसर्ग का लोप हो जाता है, तो शय्याया उत्थायम धावती, या प्रत्यय होगा, प्रत्यय होकर के उत्थायम बन जाता है। ये कैसे बनता है यहाँ देख लीजिएगा, आइएगा देखिए क्या करना है हमको। शय्या शब्द है उपपद में और घसी पंचमी व्यक्ति का एक वचन का आ गया प्रत्यय, उत्पूर्वक स्था धातु है, अणमुल प्रत्यय हो गया, ठीक है। शय्या उत्त स्था, और फिर इसको युक आगम हो जाता है। आतो युक चिण कृतो हो से क्या है, आकारान धातु को युक आगम हो जाता है चिण अथवा ईत इणित कृत प्रत्यय के परे रहते, तो ये इणित इणित कृत प्रत्यय है, ठीक है। ये तो ये हो गया युक आदंत टकत अंत में हो गया, और ये बचेगा। तो शय्या उत्था या और अणमुल का अम है, ठीक है। और यहाँ पर समास हो गया, जिस पक्ष में समास हो जाएगा तो उस पक्ष में क्या आधा यहाँ पर ये लग जाएगा आपका। यहाँ ये ध्यान रखना है कि उत्त का जो ता है और स्था का जो सा है, ठीक है, इसमें एक सूत्र लगता है स्था स्तंभो पूर्वस्य, उदाह स्था स्तंभो पूर्वस्य। ये क्या करता है कि उत्त उपसर्ग से उत्तर स्था और स्तंभ धातु के जो सकार होता है, सकार होता है उसको, अर्थात सकार हट जाता है, सकार और तकार को क्या हो जाता है, सकार और वो द है उसको क्या हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है, दोनों को ही द हो जाता है, ठीक है। फिर खरीचे लग करके द को त हो जाता है।
तो ये ऐसे होता है, था को स्था धातु को पूर्व सवर्णादेश और आतो तो हो गया, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, इससे उदाहरण स्था स्तंभ पूर्व से स्था धातु का जो सा है, ये सा ये हट जाता है, मान लीजिएगा, ऐसा मान लीजिएगा हट जाता है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये उत का द है वास्तव में उद, तो खरीचा से इसको द को ता हो जाता है। तो उत्था और फिर शय्योत्था गुण लग कर शय्योत्थाय, ये सु और शय्योत्थाय समास होगा, तृतीय प्रवृत्ति तरह समास होगा। इस पक्ष में समास नहीं होगा तो अलग अलग रहेंगे, है? तो क्या बनेगा, शय्यायाः उत्थायम, ठीक है, शय्यायाः उत्थायम। तो यहाँ पर क्या है, विसर्ग का लोप कर देते हैं, आप विसर्ग रख भी सकते हैं, शय्या या उत्थाय, शय्या से उठ करके। त्वरा जैसे शीघ्रता गम्यमान हो रही है, क्योंकि एकदम उठते ही कुछ नहीं देखता, बस दौड़ने लगता है एकदम, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो ये सूत्र ध्यान कर लीजिएगा, इष्ठागत निवृत्त धातु है, ठीक है, और आतो युक्षण कृतो और उदाह स्था स्तंभो पूर्व से, ये लग जाएगा। चलिए ये हो गया आपका। आगे है द्वितीयायाम सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम च अव्यपदम अनुवृत्ति परीप्सायाम अणमुल धातोः प्रत्ययः परश्च अर्थः द्वितीयांत उपपदे परीप्सायाम गम्यमानायाम धातोर अणमुल प्रत्ययो भवति, ठीक है। द्वितीयांत उपपद रहते हुए परीप्सा का भी अर्थ है जल्दी, शीघ्रता, त्वरा। गम्यमान हो रही हो तो धातु से अणमुल प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। उदाहरण में यष्टिग्राहम युध्यन्ते, यष्टिम ग्राहम, ये समास हो गया, यहाँ पर ये समास नहीं हुआ तब का। असि ग्राहम असिम ग्राहम, लोष्ट ग्राहम लोष्टम ग्राहम, यष्टिग्राहम युध्यन्ते, यष्टिग्राहम युध्यन्ते का है कि जो भी हाथ में सामने लाठी आ गई तो बस लाठी को लेकर के ही लड़ने लगते हैं, कुछ नहीं देखते आगे पीछे कि भाई ये सामने वाला शत्रु कितना बलवान है अथवा कैसा है, इसके सामने इस पर बंदूक है, तोप है, लाठी मिली और झट से लड़ने लग गए। तो जहाँ परीक्षा गम्यमान हो रही है। ऐसे असी ग्राहम और असीम ग्राहम, तो मैंने तलवार मिल गई सामने, तलवार को ही लेकर के लड़ने लग गए। लोष्ट ग्राहम लोष्टम ग्राहम, माने ढेला, मिट्टी का ढेला, मिट्टी के ढेले से लड़ने लग गए, उठा के फेंकने लग गए, मारने लग गए। तो आजकल कुछ लोगों में देखा जाता है रोड़ों की लड़ाई करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, पत्थरबाज, ठीक है। तो इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, यहाँ पर अर्थ देख लीजिएगा। लाठी लेकर लड़ते हैं, तलवार लेकर लड़ते हैं, ढेला लेकर लड़ते हैं, ढेला माने मिट्टी का ढेला। उदाहरणों में शीघ्रता यही है कि जो कुछ लाठी आदि सामने मिल जाती है उसी को लेकर लड़ने लगता है, कुछ नहीं सोचता कि शस्त्र आदि तो ले ले, माने बंदूक कुछ तो ले ले। पूर्वत यहाँ पर भी समास का विकल्प है, तो दो उदाहरण हो रहे हैं, ध्यान देंगे। ये समास का है, ये बिना समास का है, ठीक है। द्वितीयांत यहाँ द्वितीय रही व्यक्ति, ठीक है, ये अलग अलग हो जाएगा, सिद्धि में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूं, फिर भी आपको कोशिश करता हूं। चलिए इसमें कुछ है नहीं विशेष। तो लोष्ट द्वितीयांत रहते हुए और ग्रह धातु से अणमुल प्रत्यय हो गया तो बताया से वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। बाकी सब पूर्व के समान है। चलिएगा आगे का सूत्र है स्वांगे ध्रुवे, स्वांगे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, अध्रुवे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, समासः अध्रुव इत्यत्र नहीं तत्पुरुष, न ध्रुवम अध्रुवम तस्मिन् अध्रुवे, ठीक है। स्वम अंगम स्वांगम कर्म धारया तत्पुरुष, माने अपना अंग, स्वम माने अंग, कैसा अंग, अपना अंग, स्व इसमें कर्मधारय तत्पुरुष समास हो गया है, ठीक है।
अनुवृत्ति द्वितीयायाम अणमुल धातो प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, चलिए। अर्थ अध्रुवे स्वांगवाचिनी द्वितीयांत उपपदे धातोर अणमुल प्रत्ययो भवति। कहते हैं अध्रुवे, अध्रुववाची माने अध्रुव का अर्थ है कि ऐसा शरीर का अंग जो ध्रुव माने, अभी बता रहा ध्रुव की परिभाषा। ध्रुव की परिभाषा ये होती है ऐसा शरीर का अंग जिसके कटने से मर जाए, और शरीर का ऐसा अंग जिसके कटने से ना मरते मरे। उंगली कट जाए, ठीक है, आंख फूट जाए तो मरते नहीं है, और यहाँ से गर्दन ही कट जाए तो मर जाएंगे। तो ये जिन अंगों के कटने से कोई प्राणी मरता नहीं है वो उसके अंग अध्रुव कहलाते हैं, और जिनके कटने से मर जाता है वो ध्रुव कहलाते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं। तो ऐसे अध्रुव स्वांगवाची मन अपने शरीर के, तो उनको कहने वाला द्वितीयांत कोई उपपद हो तो धातु से, धातु मात्र से किसी धातु से भी प्रत्यय हो जाता है, अणमुल प्रत्यय। कहते हैं यस्मिन् अंगे छिन्ने प्राणी न म्रियते तद अध्रुवम, जिस अंग के कटने पर भी प्राणी मरता नहीं है उसी अंग को क्या बोलते हैं, अध्रुवम। भाई उंगली कट गई, कान कट गया, ठीक है, गाल कट गया, नहीं मरता आदमी। और यहीं से कट गया, छाती कट गई पूरी, कमर कट गई पूरी, अथवा गर्दन कट गई पूरी, मर जाएगा आदमी। हाथ कट जाता तो मरते तो नहीं है। तो ऐसा। अब देखिए अक्षि निकाणम जलपति, अक्षि निकाणम जलपति एक समास का हो गया, बिना समास का हो गया। भ्रू विक्षेपम कथयति, ध्रुवम विक्षेपम कथयति, ये समास का हो गया, ये बिना समास का द्वितीयांत दिख रहा है आपको, अलग प्रत्यय हो गया है। अब आप देख रहे हैं यहां पर क्या है, आंख और भ्रू माने भौं, ये भौं है, और आंख है, पूरी आंख है, आंख के फूट जाने पर ही मरता तो नहीं आदमी। तो इस पर अक्षी शब्द नपुंसकलिंग है। ठीक है, तो अक्षी निकाण, अक्षी पूर्वक नी पूर्वक कान कर्ण धातु से अणमुल प्रत्यय हो गया, तो पता है ऐसे वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो समास आदि पूर्वक विकल्प से है, तृतीया प्रवृत्ति न्यन्यतरस्याम। ठीक है, यहाँ पर गुरुजी ने सारा कुछ लिख दिया है, पढ़ लीजिएगा पुस्तक में। अक्षि निकाणम जलपति, आंख बंद कर बड़बड़ाता है। हाँ अक्षि निकाणम, भ्रू विक्षेपम कथयति, भौएं टेढ़ी करके कहता है, एक ही अर्थ है। ठीक है, ये द्वितीयांत अलग अलग हो गया यहाँ पर। पूर्वत यहाँ पर भी समास का विकल्प जाने सब कुछ है, फिर भी शॉर्टकट में आपको यहाँ दिखा देते हैं, आ जाइएगा, ये देख लीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा। अक्षि निकाणम जलपति उदाहरण सिद्धि, यहाँ पर अक्षि अम नी पूर्वक कर्ण धातु अणमुल प्रत्यय और वृद्धि आदि हो जाएगा, तो बताया से, और समास आदि विकल्प से हो जाएगा। तो अक्षि ने काण और अम अणमुल का, और ने अक्षि निकाणम सु, और लोप लोक हो जाएगा अक्षि निकाणम। ठीक है, और जिस पक्ष में समास नहीं होगा, तृतीय प्रवृत्ति न्यन्यतरस्याम, तो अक्षि निकाणम। तो अक्षि के बाद जो अम है, ये वाला अम, इसका लुक किससे होगा, समास मान करके नहीं होगा, इसका लुक होगा स्वमोर नपुंसकात, क्या स्वमोर नपुंसकात से अक्षि से उत्तर सु और अम का लुक हो जाता है नपुंसकलिंग में। ठीक है, तो वहां हो जाएगा। और यहां पर तो सुपो धातु प्रातिपदिक का से लुक होगा, ध्यान रखेंगे समास पक्ष में, बाकी कुछ नहीं, विशेष नहीं है। लिखा हुआ है यहाँ स्वांगवाची द्वितीयांत अक्षी शब्द उपपद होने पर नि उपसर्ग पूर्वक कण निमीलने चुरादिगण की धातु से इस सूत्र से अणुल प्रत्यय होकर के अतुपदाय से कण को वृद्धि उपदा वृद्धि हो गई। यहाँ पर ये ध्यान और देंगे, यहाँ थोड़ा सा ये चुरादिगण की है, चुरादिगण में क्या हो जाता है, इणिच होता है, इणिच प्रत्यय होगा, यहाँ इणिच नहीं दिखाया, दिखाना चाहिए। यहाँ क्या हो जाएगा वास्तव में, ये यहाँ इणिच प्रत्यय हो जाएगा, नी और कण और इणिच का ई। ठीक है, यहाँ इणिच के णी के मान करके यहाँ वृद्धि होगी, निकाणी या निकाणी बन जाएगी धातु, क्या बन जाएगी, निकाणी, ऐसी। फिर यहाँ पर अणेर निटी, ये ध्यान देंगे, अणेर निटी, अणेर निटी से णी का लोप हो जाएगा,
अणमुल के परे रहते, फिर बाकी ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा ये आगे, क्योंकि चुरादी गण की है। यदि अन्य गण की लेंगे, ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार धातु पाठ में, क्योंकि उतना तो हमको भी स्मरण नहीं रहता है। दूसरे गण में है फिर ये ठीक है, चुरादी गण के मानेंगे तो मैंने बता दिया वैसी बनेगी, ठीक है। हाँ देखिएगा, ये चुरादी गण के, हम भुआदी गण की बना लेंगे। भुआदी गण में दो धातु हैं, कर्ण धातु दो हैं, तो हम ऐसा करते हैं, सिद्धि ऐसी की ऐसी रख लेते हैं, अर्थ दोनों के समान है, माना चुरादी गण की और भुआदी गण की अर्थ दोनों समान है। हम चुरादी गण की नहीं लेते, यहाँ पर भुआदी गण की ले लेते हैं, भुआदी गण की ले लेंगे, ठीक है, भुआदी गण की मान लेंगे, फिर ऐसा का ऐसा ही हो जाएगा, इणिच लाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चुरादी से बनाएंगे तो इणिच लाना पड़ेगा, दोनों प्रकार से मैंने बता दिया। अतुपदाया से वृद्धि हो जाएगी, ये बताइए आप, ठीक। तो ये बन जाएगा, और ये जब समास, जिस पक्ष में समास नहीं होगा उस पक्ष में अलग अलग रहेंगे, ठीक है, ये बता दिया आपको। तो ये हो गया अक्षिणिकाणम, अक्षिणिकाणम। ऐसे भ्रू विक्षेपम, यहां पर क्या है, ये भ्रू है, द्वितीयांत भ्रुवम बनता है इसका, तो यहाँ भ्रू अम और वी और क्षिप धातु है और अणमुल आ जाएगा, तो पुगंत लघु पद से गुण हो जाएगा और पूर्वत सब कुछ हो जाएगा, तो समास हो गया, तब ये बन जाएगा भ्रू भ्रू विक्षेपम, और जब नहीं समास हुआ तो भ्रुवम विक्षेपम। आंख टेढ़ी करके बोलता है भाई। चलिए, ये हो गया सूत्र संख्या 54। कभी कभी संख्या ध्यान चूक जाता है तो आगे पीछे हो जाती है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ाना पड़ रहा है, कहीं सूत्र छूट नहीं जाए। फिर हमारे पाठक बताते हैं, फिर थोड़ा सा आगे पीछे उसमें अंतर आ जाता है। 54वां सूत्र हो गया था हमारा, अब 55वां सूत्र पढ़ते आ जाइएगा। परिक्लिश्यमाने च, परिक्लिश्यमाने सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम च अव्यापकम। अनुवृत्ति स्वांगे द्वितीयायाम अणमुल धातो प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति, ठीक है। परितः सर्वतः क्लिश्यमानः परिक्लिश्यमानः, कहते हैं परिक्लिश्यमाना का अर्थ खोल है, परितः माने सर्वतः सब ओर से, क्लिश्यमानः माने कष्ट प्राप्त होता हुआ, कष्ट दिया जाता हुआ, सब तरफ से कष्ट दिया जाता हुआ, परिक्लिश्यमानः, तस्मिन् परिक्लिश्यमाने अर्था परिक्लिश्यमाने स्वांगवाचिनी द्वितीयांत उपपदे धातोरणमुल प्रत्ययो भवति। कहते हैं परिक्लिश्यमाने, चारों ओर से कष्ट प्राप्त हो रहा हो ऐसा स्वांगवाची, ऐसा स्वांगवाची शब्द ध्यान देंगे, द्वितीयांत उपपद में हो, ठीक है, क्योंकि ये कैसा है, ये ध्रुववाची है। जो इसके उदाहरण बनेंगे वो शरीर के ऐसे अंग हैं जिनके कटने पर प्राणी मर जाता है, तो स्वांगवाची, और ध्रुव अपने आप आ जाएगा, और ध्रुव नहीं आएगा इसमें, ध्रुव आएगा, ध्रुव अपने आप संगति लगेगी, तो द्वितीयांत उपपद रहते हुए धातु से अणमुल प्रत्यय होता है। जैसे उराहा पेशम युध्यन्ते, उराहा पेशम युध्यन्ते, शिरः पेशम युध्यन्ते, शिरः पेशम युध्यन्ते। इसमें समास करने के बाद भी स्वरूप में कोई भेद नहीं होता शब्दों के, और समास ना करें तो भी वैसा ही उच्चारण होता है, परंतु स्वर में भेद होता है, ध्यान देंगे, ठीक है, बता देंगे आपको। ये देखिएगा, इसका अर्थ है पुराहा पेशम युद्धन्ते, संपूर्ण छाती को कष्ट देते हुए लड़ते हैं योद्धा, अर्थात यहाँ पर भी लग रहे हैं बाण, लग रहे हैं भाले, लग रहे हैं, तो भी लड़ रहे हैं, पूरी छाती को कष्ट दिया जा रहा है, और ये अपने शरीर स्वांगवाची है और ध्रुववाची है, शरीर का ये ध्रुव अंग है, छाती काट देगा तो मर जाएगा प्राणी। तो पूर्व वाले सूत्र से प्राप्त नहीं था,
तो इसमें कह दिया कि यहाँ तो ध्रुव में भी हो जाएगा, परंतु परिक्लिश्यमान होता दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर शिरा पेशम माने संपूर्ण शरीर को, शिरा पेशम संपूर्ण शरीर को कष्ट देते हुए लड़ते हैं, अर्थात सिर में जो गदाएं पड़ रही हैं, लठ बज रहे हैं, तीर लग रहे हैं, तलवार बज रही है सिर पे, तो भी लड़ रहे हैं पूरे सिर पे आगे पीछे। तो ये हो गया। ठीक है, सिद्धियों में कुछ ऐसा इसका विशेष नहीं है, बता देते हैं, ये देख लीजिएगा। पुरापेशम, यहाँ पर क्लिश्यमान स्वांगवाची द्वितीयांत उरस शब्द है। ठीक है, उरस शब्द उपद होने पर पिछली पेशने धातु है, पिछली का पिश बचता है, रुदादिगण की है परस्मैपदी धातु, इस सूत्र से अणमुल प्रत्यय हो गया है, और तृतीया प्रवृत्ति न्यन्यतरस्याम से विकल्प से समास हो गया है। समास होकर के ऐसा बन जाता है, और समास जब नहीं होगा तो क्या बन जाएगा, ओराहा पेशम, दोनों अलग अलग रहेंगे, बस बचेगा ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, क्योंकि उरस से उत्तर नपुंसक लिखा है, तो स्वमुर नपुंसकात से उत्तर उसका भी क्या है, अम का लुक हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये उरस का सा है, तो इसको क्या हो जाएगा, सुप्तिगंतम पदम सा सजुषो रू खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो उरहा पेशम और बस यही है, ऐसे श्रा पेशम बन जाएगा, यहाँ गुण हो जाएगा पुगंत लघु पद से चसे। ठीक है, नोटबुक पर लिखिएगा ये सिद्धियां थोड़ी सी। आइएगा, आगे वाला सूत्र है। हाँ, यहाँ पर ये गुरुजी ने लिखा है, इसको देख लेते हैं, वो मैं बता रहा था, छूट जाएगी बात। यहां विकल्प से समास करने का एक पद एवं एक स्वर करना ही प्रयोजन है। रूप माने शब्द का रूप तो दोनों पक्षों में एक जैसा ही बनता है, चाहे यहां समास कर दिया तो भी ऐसा बन रहा है, नहीं समास किया तो भी ऐसा बन रहा है, परंतु यहां पर एक शब्द बन जाता है, एक पद बन जाता है, यहां पर ये दो पद अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो जब दो पद होंगे तो दोनों पदों का अलग अलग स्वर होगा, स्वर जो भी होगा, और जब एक पद ये एक पद बन जाए तब एक स्वर होगा, और जब अलग अलग रहेंगे तो दोनों का अलग अलग स्वर रहेगा। ठीक, उल्टा बोल दिया मैंने पहले। ठीक है, तो कहते हैं एक पद करना माने जब समास कर देंगे तो एक पद बन जाएगा और एक स्वर हो जाएगा पूरे दोनों शब्दों का, रूप तो दोनों में एक जैसा ही बनेगा। ठीक है, बस इतना ही अंतर है। स्वर क्या होगा, ये स्वर का प्रकरण आएगा 6वें अध्याय के दूसरे और पहले पाद में, वहां जानेंगे वास्तव में। ठीक है, बस इतना ही मानिएगा। यहां पर समास करने का मुख्य रूप से एक प्रयोजन है इन शब्दों में कि एक समस्त पक्ष में, समास पक्ष में एक स्वर और एक पद बन जाए, और असमास पक्ष में दो स्वर हो जाएं और दो पद बन जाए। चलिएगा, विषि पति पदि स्कंदाम व्याप्यमाना सेव्यमानयोः, विषि पति पदि स्कंदाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम व्याप्यमाना सेव्यमानयोः सप्तमी व्यक्ति द्विवचनांतम समासः उभयत्र इतरेतर योग द्वंद्व, इसमें भी इतरेतर योग द्वंद्व, इसमें भी है, सरल है। यहां देख लिए, विशिष्टा पतिश्चा पदिश्चा स्कंदचा विषि पति पदि स्कंदाः और तेषाम स्कंदाम, ये विग्रह हो गया। ऐसे यहां पर कर लीजिएगा व्याप्यमानश्च आसेव्यमानश्च समानश्च, अथवा नपुंसकलिंग में कर सकते हैं, व्याप्यमानं च आसेव्यमानं च व्याप्यमाना सेव्यमाने और तयोः व्याप्यमाना सेव्यमानयोः। ठीक है, तो यहां पर भी ऐसा ही विग्रह हो जाएगा।
अनुवृत्ति इसमें आ रही है द्वितीयायाम की, अणुल की, धातु प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है जी। अर्थात द्वितीयांत उपपदे विषि पति पदि स्कंदिर इत्येतेभ्यो धातुभ्यो व्याप्यमाने आसेव्यमाने च गम्यमाने अणुमुल प्रत्ययो भवति। कहते हैं द्वितीयांत उपपद रहते हुए विष धातु है, विषि, और पत धातु है, पदी है, पद है, स्कंदिर माने स्कंद धातु है। इन धातुओं से क्या है, व्याप्यमान और आसेव्यमान अर्थ गम्यमान हो रहा हो तो अणुमुल प्रत्यय हो जाता है। माने इन अर्थों को कहने के लिए व्याप्यमान क्या है, आसेव्यमान क्या है, ये अभी बता रहे हैं आगे। ठीक है। कहते हैं गुरुजी, क्रिया पदार्थानां साकल्येन संबंधो व्याप्ति। व्याप्ति माने व्याप्यमानता। व्याप्यमानता क्या है, व्याप्ति। क्रिया से के साथ में, और क्रिया के साथ में किसी पदार्थ की, भाई क्रिया तो कोई पदार्थ में ही होती है, तो पदार्थ के साथ में, क्रिया के साथ में पदार्थों की साकल्यन माने पूर्ण रूप से संबंध प्रतीत होना ही क्या कहलाता है, व्याप्ति ही। अभी बताएंगे उदाहरणों में। ठीक है। और क्रिया या पौना पुण्यम आसेवा। आसेव्यमान क्या है, आसेव्यमानता। क्रिया का बार बार होना ही आसेव्यमानता है। ठीक है। अब उदाहरणों में समझ लीजिए। यहां दिया है व्याप्तव। व्याप्तव में उदाहरण दिया, गेहानुप्रवेशम आस्ते। इसमें भी विकल्प से समास होगा, ध्यान रखेंगे। गेहानुप्रवेशम आस्ते, ये समस्त पक्ष का है। गेहानुप्रवेशम इतना। व्याप्ति का अर्थ इसमें क्या है कि गेहानुप्रवेशम, प्रत्येक घर को, या व्याप्ति जो माने घर को, आस्ते माने बैठता है या रहता है। ठीक है। जो आस्ते बैठना क्रिया है वो क्या है, या घर लिया है द्वितीयांत, तो प्रत्येक, गेह, गेह का अर्थ घर होता है। प्रत्येक घर, जो जो घर है सब घरों में जाकर के बैठना, ये इसका अर्थ है। तो जो बैठना क्रिया है या रहना क्रिया है, उसकी व्याप्ति प्रत्येक घर के साथ हो रही है। गेह कहा जा रहा है, घर कहा जा रहा है, कोई भी कहा जा रहा है, उस पदार्थ के साथ में संपूर्ण रूप से, माने हर घर के साथ में। घर कोई छूट नहीं रहा। इसका अर्थ देखिएगा यहां पर, ये लंबा रहेगा, थोड़ा सा आराम से पढ़ लेते हैं। व्याप्ति, घर घर में प्रवेश करके रहता है, माने प्रत्येक घर में। तो यहाँ पर रहना, आस्ते का अर्थ रहना भी होता है, बैठना रह, और बैठना भी अर्थ होता है, एक ही बात है। ठीक है। जो बैठना अथवा रहना क्रिया के द्वारा जो पदार्थ घर 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 हैं, तो संपूर्ण घर, संपूर्ण घरों के साथ में संबंध दर्शाया जा रहा है। तो ये क्या हो गई, व्याप्यमानता। ठीक है। अब ये तो समास पक्ष का हो गया था, समझ लीजिएगा। पुस्तक आपके पास में है तभी आप समझ पाएंगे ये बात आराम से। अब असमास पक्ष में, असमास पक्ष में प्रत्यय तो होगा, तो गेहम गेहम अनुप्रवेशम आस्ते। जब समास नहीं होता है उस पक्ष में क्या है, जहां पर व्याप्ति दिखाई जाती है वहां शब्द का, जिस पदार्थ में क्रिया की व्याप्ति दिखाई जाती है, तो उस पदार्थ को कहने वाले जो शब्द होते हैं उनको दो बार उच्चारण करते हैं व्याप्ति बताने के लिए। गेहम गेहम अनुप्रवेशम आस्ते माने प्रत्येक घर को जाकर रहता है। तो प्रत्येक घर को, घर घर को, तो ये दो बार उच्चारण करना पड़ता है। इसके लिए आगे एक 8वें अध्याय में सूत्र है, नित्यम नित्यम नित्य वीप्सयोः, उससे
समास पक्ष में क्या होता है, समास पक्ष में उसको दो बार उच्चारण नहीं करते, क्योंकि समास में इतनी शक्ति है कि वो जब व्याप्ति अर्थ को प्रकट करता है तो वो एक ही शब्द से व्याप्ति को बता देता है। ठीक है, तो समास पक्ष में दो बार उच्चारण नहीं करना है, असमास पक्ष में दो बार उच्चारण होगा। ये सूत्र आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, नित्य विपर्यय 8वें अध्याय का। ठीक है, ये हो गया। सिद्धियों में कुछ नहीं है, विशेष अभी बता दोगे। ठीक, गे है आसेवायाम गेहानुप्रवेशम आस्ते। अब क्या आसेवा क्या थी, किसी क्रिया की, क्रिया का बार बार होना। इसका अर्थ क्या आएगा, गेहानुप्रवेशम आस्ते, माने सारे सभी घर नहीं, कोई एक घर है, उस घर में बार बार जाकर के रहता है, क्रिया का बार बार होना हो रहा है, क्रिया का बार बार, माने घर में बार बार जा करके जाता है, फिर निकल आता है, फिर जाता है, फिर निकल आता है, फिर जाता है, फिर निकल आता है, तो क्रिया का पौना पुण्य गम्यमान हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रत्यय हो गया, ये समास पक्ष का हो गया। और असमास पक्ष में गेहम अनुप्रवेशम गेहम अनुप्रवेशम आस्ते। तो यहाँ क्या है, क्रिया बार बार हो रही है। पहले तो प्रत्येक घर माने घर को, तो घर गेहम को दुत्त हुआ था। यहां पर किसको दुत्त होगा, यहां पर होगा आपके इसको अनुप्रवेशम इस क्रिया को। गेहम तो गेहम को नहीं होगा है, तो गेहम अनुप्रवेशम माने यहां तो समास कर दिया, समास ने अनुप्रवेशम माने बार बार प्रवेश करके रहता है, परंतु प्रवेश करता है, यहाँ पर रहना करता है, वहां प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। यहाँ गेहम माने घर एक ही है, उसमें कोई व्यक्ति प्रवेश कर करके बार बार प्रवेश करके रहता है। तो अनुप्रवेशम पहले बना लेंगे अणुमूल प्रत्यांत, और फिर उसका नित्य विपर्यय जो सूत्र है उससे क्या हो जाएगा, द्वत्व हो जाएगा, दो बार उच्चारण हो जाएगा। ठीक है, आइएगा, ये हमने एक देख लिया प्रपूर्व विष धातु का। ठीक है, ये सूत्र है 8वें अध्याय में, नित्य विपर्यय हो। अभी ये पूरा समझना है आपको, नित्य विपर्यय सूत्र है। ठीक है, 8:1:4 इससे द्वित्व नहीं होता है, ये बताया समास पक्ष में। जब समास होता है, समास नहीं होता है, उस पक्ष में द्वित्व होता है। ठीक है, सूत्र ये करता है। यहाँ पर ये ऊपर लिखा था, मैं नीचे आ गया, यहाँ पर ये नित्य विपर्यय अभी देखेंगे। ठीक है, आप पहले सभी उदाहरण पढ़ लेते हैं। ठीक है, दूसरा है पत धातु पत का, तो गेहानुप्रपातम आस्ते। ठीक है, तो ये पूरा पद धातु है और अनुमूल प्रत्यय का वृद्धि आदि हो जाएगी। गेहम अनुप्रपातम आस्ते आसेवायाम, गेहानुप्रपातम आस्ते समास हो गया इसमें। तो समास नहीं होगा तो क्या होगा, गेहम अनुप्रपातम आस्ते, या क्रियावाची शब्द को द्वित्व होगा आसेवा में। पदी में पद धातु, गेहानुप्रपादम आस्ते, गेहम अनुप्रपादम आस्ते आसेवायाम, गेहानुप्रपादम आस्ते, गेहम अनुप्रपादम आस्ते। अब स्कंद धातु का, गेहावस्कंदम आस्ते, गेह द्वितीय अंत के रहते क्या है, अब पूर्वक स्कंद धातु है, इसका स्कंद का अब पूर्वक प्रयोग होता है। ठीक है, गेहम अवस्कंदमास्ते, आसेवा में गेहावस्कंदमास्ते, असमास पक्ष में गेहम अवस्कंदम आस्ते। सिद्धियों में कुछ भी नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं। अब आपके अंदर इतना सामर्थ्य हो गया। ठीक है, अब गुरुजी की बात यहां पर देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये पूरी हिंदी गुरुजी की पढ़नी पड़ेगी, तब आपको और अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। व्याप्यमान तथा आसेव्यमान गम्यमान हो तो द्वितीयांत पद रहते विषि पति पदी तथा स्कंद धातुओं से अणुमूल प्रत्यय हो जाता है। सरल है तो समझा दिया मैंने।
व्याप्ति में गेहानुप्रवेशमास्ते, घर घर में प्रवेश करके रहता है। असमास पक्ष में ये सब उदाहरण संस्कृत भाग के अनुसार जानते जाने जो बता दिया मैंने। आसेवा में गेहानुप्रवेशमास्ते, घर में प्रवेश करके रहता है बार बार। ठीक है, आगे है प्राय करके सभी धातुओं का एक जैसा ही अर्थ है। तो उसमें धातुओं का एक ही अर्थ निकल के आ रहा है। जैसे ये देखिएगा पति का, पत धातु का गेहानुप्रपातम आस्ते, घर घर में जाकर रहता है। आसेवा में गेहानुप्रपातम आस्ते, घर घर में घर में जा करके रहता है। शेष यदि स्कंद धातुओं से अणमुल होकर के भी गेहानुप्रपातम आस्ते के समान अर्थ जाने, अर्थ एक जैसा ही है सबका। ठीक है, आप थोड़ी सी यहां पर देख लेते हैं व्याप्ति क्या है और व्याप्यमानता क्या है। व्याप्ति द्रव्यों, द्रव्यों माने सुबंत, यहाँ द्रव्यों का तात्पर्य है कि जो सुबंत माने शब्द, शब्द माने सुबंत शब्द, जिनको प्रातिपदिक कह सकते हैं, का धर्म है। ठीक है, व्याप्ति कहाँ होती है? सुबंतों में होती है, सुबंतों पदार्थों में होती है। अतः व्याप्ति गम्यमान होने पर नित्य वीप्सयो से सुबंत को गेहम को द्वित्व हुआ है, मतलब पद को द्वित्व हुआ है। पद तो तिगंत भी होता है, ठीक है, पर ये कह सकते हैं यहाँ पर सुबंत द्रव्यवाची शब्द ऐसा कहिएगा आप, सुबंत को छोड़िएगा, द्रव्यवाची शब्द। अभी सुबंत में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, सुबंत तो वो भी है, सुबंत तो वो भी है, अभी देखेंगे उसको। तथा आसेवा क्रिया का धर्म है। आसेवा ये क्या है? आसेवा हम जो आसेवा है वो क्रिया का धर्म है। क्रिया माने बार बार क्रिया का होना ही क्या है? आसेवा है। और क्रिया के साथ पदार्थों की साकल्यता का प्रदर्शन करना क्या है? व्याप्ति है। तो व्याप्ति पदार्थों में होती है और आसेवा क्रिया में ही होती है। ठीक है, तो ये हो गया। स्व आसेवा गम्यमान होने पर क्रियावाची शब्द को अनुप्रवेशम को द्वितीय हुआ, द्वित्व हुआ, दो बार उच्चारण हुआ, अनुप्रवेशम अनुप्रवेशम। आप सुबंत मत कहिएगा, ऐसा कह सकते हैं क्रियावाची शब्द और अक्रियावाची शब्द, क्योंकि सुबंत तो ये भी है, सुबंत तो ये भी है, अनुप्रवेशम इससे भी स्वादि उत्पत्ति करते हैं और उसका कर्ण में जनता अभ्यादाप्त हो जाता है, प्रत्यलोभ प्रत्यलक्षण मान करके। सुबंत तो ये भी है, पर यह सुबंत हम नहीं कहेंगे, इसको हटा देते हैं सुबंत। बस क्रियावाची और अक्रियावाची है। व्याप्ति अक्रियावाची शब्दों के अर्थों में होती है और आसेवा क्रिया में होती है, क्रियावाची शब्दों में होती है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, सुबंत दोनों ही है। आप ये आप देख रहे होंगे, तू तो सबसे ला रहे हैं नहीं सू तो सबसे ही ला रहे हैं। अव्यय भी तो सुबंत होते हैं, उत्तिगंत नहीं होते। तो यहाँ पर सुबंत इतना हमें उचित नहीं लग रहा है, ये लिखा हुआ है पर उतना उचित नहीं है, आप भी विचार कीजिएगा। ठीक है, नित्य विपसयो से द्वित्व हो जाएगा। इस नित्य विपसयो का क्या अर्थ है, इसका अर्थ देख लीजिएगा। 8वें अध्याय के दूसरे पाद का है, बस अभी पूरा समझ में नहीं आएगा आपको। ये नित्य चार्थे वीप्सायाम चा यह शब्दो वर्तते तस्य सर्वस्य द्वे भवता। मैं नित्यता में अथवा वीप्सा अर्थ में जो वर्तमान शब्द होता है उसको दो बार उच्चारण कर देते हैं। हम तो वीप्सा का देखेंगे यहाँ पर, जैसे ये है वीप्सा पुरुषा, ये ग्रामो ग्रामो जनपद रमणीय, तो ये क्या है? वीप्सा किसमें हो रही है? गांव में। तो ये क्या है? अक्रियावाची शब्द है ग्राम, तो इसको द्वित्व हुआ है, यही हमने जमा कर लिया है। ठीक है, बाकी ये सूत्र कोई कठिन नहीं है, सरल ही है। ठीक है, चलिएगा अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। अस्यति त्रिशोः क्रियांतरे कालेषु। सर्वेभ्यो नमः।